चलिए, तो आज का टॉपिक है ईएमएफ ऑफ ए सेल। आज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज तीनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़े हैं, सेल होता क्या है, सेल कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब सेल से रिलेटेड ही एक टॉपिक है ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ होता है। तो सेल का ईएमएफ कहते किसको है, उसके बारे में हम जानते हैं। ईएमएफ जो है, ईएमएफ का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको कहेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो चलिए जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, ईएमएफ ऑफ ए सेल, विद्युत वाहक बल। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा, फटाफट कॉपी पे नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत वाहक बल कहते किसको हैं? तो आंसर है कि सेल के द्वारा इकाई आवेश को पूरे सर्किट में एक बार चलाने में जितनी ऊर्जा खपत होती है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ कहते हैं। फिर से सुन लो कि सेल के द्वारा एक बार इकाई आवेश को पूरे सर्किट में चलाने में जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए हम उसको डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि इकाई आवेश को किसी परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में हम वी वा बल लिखेंगे, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या है? एनर्जी है ना? कौन सी एनर्जी है? तो सेल के द्वारा इकाई आवेश को चलाने में खर्च की गई एनर्जी है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बल, नाम में ऐसा लग रहा है कि एक तरह का बल है, विद्युत वाहक बल, बट ये विद्युत वाहक बल नहीं है, ये एनर्जी है ना? जैसे आप एक पिक्चर देखे होंगे चुप चुप के, तो उसमें देखते हैं राजपाल यादव को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, तो पहलवान का नाम लड़की के नाम के जैसा होता है। तो राजपाल यादव को लगता है कि चलो हमको लड़की से लड़ना है ना, तो तुरंत मैदान में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसको बुलाया जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं लड़का है। तो उसी तरह से ये विद्युत वाहक बल, नाम में ऐसा लग रहा है कि ये बल है, बट ये बल नहीं, ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? तो सेल के द्वारा खर्च की गई एनर्जी एक बार इकाई आवेश को प्रवाहित करने में, इकाई आवेश को चलाने में सेल जितना एनर्जी खर्च करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। अच्छा, विद्युत वाहक बल को लिखते किस चीज से है? तो इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल एप्टा होता है, ई, ऐसा लिखते हैं। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं। तो अगर हम ई लिख देंगे तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर विद्युत वाहक बल है, इसलिए हम इसका साइन एप्टा के जैसा देते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? एप्टा होता है। विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा? तो एप्टा इज इक्वल टू W/Q, है ना? इकाई आवेश को चलाने में किया गया कार्य या फिर खर्च की गई एनर्जी, इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। E इज इक्वल टू W/Q। अब देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, तो W क्या है? कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके बाद पर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम, इसका मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलम। फटाफट आप नोट डाउन कर लो डेफिनेशन, इसका सिंबल क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ठीक है? और ये विद्युत वाहक बल नहीं है, बल्कि क्या है? ऊर्जा है। तो आप फटाफट नोट डाउन कर लें। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे। हेडिंग को भी मिटा देते हैं। हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं। प्लस और माइनस, जैसा कि हम पिछले क्लास में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल का तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सेल के बगल में बाहर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, एक सेल है और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सपोज इस सेल से एक लोड लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। लोड मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे पंखा है, बल्ब है ना, मोटर है, जो भी है लोड लगा हुआ है यहाँ पे। ये लोड रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं हम। ये स्मॉल आर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एप्टा ई, और सपोज इससे आई धारा प्रवाहित हो रही। फिर से देख ले, एक सेल लिए, सेल को इस तरह से बनाएंगे। अगर एक सेल ले रहे हैं तो ऐसा बॉक्स बनाएंगे। बाद में हम जब 1 से 2 3 सेल लेंगे तो बॉक्स भी नहीं बनाएंगे, है ना, सिर्फ सेल रहेगा और उसके बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एप्टा सेल का विद्युत वाहक बल है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और हम इस सेल से एक लोड रेजिस्टेंस आर लगा दिए, है ना, और आर में कितना धारा प्रवाहित हो रहा, आई धारा प्रवाहित हो रही। अब आई बराबर क्या होगा, अब इस सर्किट में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू, तो देख रहे हैं ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। तो I इज इक्वल टू, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू E अपॉन, अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं दो रेजिस्टेंस को। तो आंसर है कि R1 प्लस R2, मीन्स R1 ये हो गया और R2 ये हो गया, तो R प्लस R हो जाएगा। तो E बाई R प्लस R, I इज इक्वल टू क्या मिल गया, E बाई R प्लस R। तो इस सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा का इक्वेशन क्या मिला, E बाई R प्लस R। अब हम I से इसको यानी क्रॉस मल्टीपल, इसको इधर गुना कर देते हैं, तो I इंटू R प्लस R हो जाएगा इज इक्वल टू E। गुना करें तो IR प्लस IR इज इक्वल टू E। पलट के इसको लिख दें तो E बराबर IR प्लस IR। अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो चूंकि सेल का टर्मिनल वोल्टेज, तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, तो ओम के नियम से हम V बराबर, है ना, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किसी आवेश को किया गया कार्य। तो यहां से यहां तक ले जाएंगे तो जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। अब इस इक्वेशन में हम IR के जगह पे क्या रखते हैं, V रख दें, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो रिलेशन क्या मिल गया, E इज इक्वल टू V प्लस IR मिल गया, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेचर में। तो नेचर में हमको क्या दिखता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये सेल के अंदर का पार्ट है, कि सेल के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, यानी कि पूरे कंप्लीट साइकिल में, यहां से यहां पूरे कंप्लीट साइकिल में सेल के द्वारा किसी आवेश को चलाने में खर्च की गई ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमको नेचर में नहीं दिखता है।
हमको नेचर में क्या दिखता है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में रहते हैं, है ना, तो हमें नेचर में क्या दिखता है, तो आंसर है हमें नेचर में टर्मिनल वोल्टेज दिखता है। क्या दिखता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यानी कि हम इस रिलेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर नहीं बल्कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर क्या होगा, उस इक्वेशन को लिखेंगे। तो हम V को इधर लेके चले जाते हैं, या V को वैसे रहने देते हैं, IR को इधर लेके चले जाएंगे, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा, और ये मेरा रिलेशन फाइंड हो गया, V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब ये V, तो V जो है टर्मिनल वोल्टेज यानी बाहरी दुनिया का जो वोल्टेज, अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दे, यहाँ पे अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दे, तो हमको जो मिलने वाला है, रीडिंग मिलने वाला है, वो कितना मिलेगा, E माइनस IR मिलेगा। हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को नहीं मेजर कर सकते हैं, हम क्या हमेशा मेजर करते हैं, तो आंसर है कि हम हमेशा वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर लगा करके। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। चलिए ये हो गया। अब ये V इज इक्वल टू E माइनस IR में बड़ा कौन है, V बड़ा है या E बड़ा है, अच्छे से देखो, और मुझे जहां जहां पे हम बोले वहां पे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। जैसे V और E में बड़ा कौन है, आप एक बार देख करके ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो V और E में बड़ा कौन है, तो आंसर है कि V और E में E बड़ा है। कौन बड़ा है, E बड़ा है ना, यानी कि V बराबर E माइनस IR, यानी कि E में अगर हम IR को घटाएंगे तब वो V के बराबर होगा। तो मीन्स E क्या है, पहले से बड़ा, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो E बड़ा है, ये अकेले V में IR को जोड़ेंगे तब E के बराबर होगा। तो बड़ा कौन हो गया, E यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और छोटा कौन है, V। तो ऐसा कब मिलेगा हमको इक्वेशन, जब हम सेल से धारा लेंगे, यानी कि हम ऐसा लिख देते हैं एक नंबर में कि जब सेल से धारा ली जा रही हो तब सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। तो जब हम धारा ले रहे हैं, मीन्स बैटरी को यूज कर रहे हैं, बैटरी से हम पंखा चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, बैटरी को यूज अगर कर रहे हैं, हम उससे करंट ले रहे हैं, कुछ ना कुछ करंट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है छोटा हो जाएगा और E क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए यहां तक क्या आप लिखिए। चलिए देखते हैं अब। तो जब सेल से धारा ली जा रही है तब सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है, अधिक होता है। चलो अब देखते हैं कि जब हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हो, यानी सेल से लिया गया धारा का मान 0 हो जाए, यानी दूसरा कंडीशन कि जब सेल से ली गई धारा का मान 0 हो, यानी I बराबर 0 हो जाए, तब V बराबर क्या होगा। तो इस इक्वेशन में रखते हैं V बराबर E माइनस IR, E माइनस I के जगह पे क्या हो जाएगा 0 इंटू R, यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E। तो जब सेल से ली गई धारा का मान 0 हो, मीन्स जब सेल से हम कोई धारा नहीं ले रहे हैं, है ना, यानी ओपन सर्किट जब हमारा है, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल का विद्युत वाहक बल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। कई जगह पे किताब में इस तरह से डिफरेंशिएशन भी रहता है कि यदि सेल से ली गई धारा का मान 0 हो तब सेल का टर्मिनल वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस तरह का डिफिनेशन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, बट ये डिफिनेशन कब बनेगा, जब इतना प्रोसेस हो जाएगा तब बनेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा डिफिनेशन ज्यादा राइट हो, है ना। चलो अपना अपना थिंकिंग है सबका। तो V इज इक्वल टू E, आपको जो डिफिनेशन लिखाया गया आप वही याद करो। V इज इक्वल टू E कब होगा, जब सेल से ली गई धारा का मान 0 हो, मीन्स सेल में कोई तरह का हम लोड नहीं लगाया, जैसे कि मार्केट से एक बैटरी खरीद के लेके आए, एक सेल खरीद के लेके आए और उसको कहीं भी नहीं जोड़े हम, किसी जगह पे हम उसको जोड़े नहीं है, कोई तार में नहीं जोड़े, कोई लोड नहीं लगाए, तो उस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का विभव क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा।
तो हम ऐसे लिख देते हैं कि जब ली गई धारा का मान 0 हो तब सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। चलिए यहां तक के क्लियर। तो जब सेल से धारा ले रहे थे तो भी छोटा होता है, ई बड़ा होता है। जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तो भी क्या होता है, ई के बराबर होता है। चलिए यहां तक के लिखिए। चलिए तो इक्वेशन क्या मेरा आया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब सेल से धारा ले रहे हैं। तो हम पहला कंडीशन देखें, जब सेल से धारा ले रहे हैं तो V का मान कम होता है और ई का मान ज़्यादा होता है। दूसरा कंडीशन देखें कि जब सेल से ली गई धारा का मान 0 हो, मीन्स सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में V और E क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं कि जब सेल को धारा दे रहे हैं तब क्या होगा, तब V और E में क्या रिलेशन होगा। तो जब सेल से धारा ले रहे थे तो E का मान क्या हो रहा था, बड़ा हो जा रहा था, और V का मान क्या हो रहा, छोटा हो जा रहा। जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तो दोनों क्या था, बराबर था। तीसरा कंडीशन में देखेंगे कि जब सेल को धारा दे रहे हैं, मीन्स जब बैटरी को चार्ज करते हैं हम, जब बैटरी चार्ज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे हैं या फिर घरों पे बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, या कोई भी रिचार्जेबल सेल जिसको हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज, वो दोनों में क्या रिलेशन बनेगा और किस तरह से रिलेशन बनने वाला है। तो तीसरा कंडीशन लेते हैं कि जब सेल को धारा दी जा रही हो तब, तो जब सेल को धारा देंगे हम, जैसे ये सेल है और इसको धारा दे रहे हैं, तो धारा कब दिया जाएगा। ये अगर मान लो कि V वोल्ट को निकाल रहा है, जैसे कि मान लो ये 4 वोल्ट को निकालता है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सपोज मान लो कितना है, 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट के इस तरफ फाइंड कर रहा है, इस तरफ ये निकाल रहा है 4 वोल्ट है ना। तो हम जब इसको धारा देंगे तो धारा कब दिया जाएगा, जब इससे ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे, यानी इससे ज़्यादा पोटेंशियल का बैटरी से जोड़ दे या इससे ज़्यादा पोटेंशियल का कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दे, तब जा करके इसको धारा मिलेगा। यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब चार्ज क्या होगा, अपोजिट चलना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक चार्जर लिए है ना, ये मेरा चार्जर है, ये चार्जर है, ये चार्जर का प्लस वाला वायर है, प्लस, और ये चार्जर का माइनस है ना। तो देखो चार्जर जब ले लेंगे तो ये चार्जिंग इस तरह से जाएगा, प्लस चार्ज ऐसे जाएगा और यहाँ से इस तरफ जाएगा। अभी देख रहे हैं तो धारा इधर बह रहा है, जब हम सेल से धारा ले रहे हैं तो वो इस तरफ फ्लो कर रहा, और जब सेल को धारा दे रहे हैं तब वो इस तरफ फ्लो कर रहा। तो जब हम दे रहे हैं तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब सेल को धारा दी जाती है तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी अपोजिट होना शुरू हो जाता है। अब तक कि वो एनर्जी दे रहा था सेल, और जैसे ही हम चार्ज करना शुरू कर दिए तो एनर्जी सेल लेने लगा, है ना। और कब लेने लगेगा, जब चार्जर जो है वो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाले, है ना। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा, जब ज़्यादा एनर्जी देगा, है ना। जैसे कि ये 4 वोल्ट है तो ये अगर 5 वोल्ट का हम चार्जर लगा देंगे तब ये बैटरी क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इधर से 5 वोल्ट जा रहा, इधर से 4 वोल्ट आ रहा, तो ये 5 4 को कैंसिल किया तो 1 वोल्ट उसको मिल जा रहा है एनर्जी, और इसी तरह से 1 1 वोल्ट मिलते चला जाएगा। तो हर एक सेकंड में, हर एक मोमेंट में उसको 1 1 वोल्ट का एनर्जी मिलते जाएगा। और इससे क्या होगा, बैटरी कुछ देर के बाद चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर हम चार्जर को हटा लिए, फिर यूज किए, फिर एनर्जी यूज किए, फिर से चार्जर लगाए, फिर से चार्ज हो गया। तो देख रहे हैं कि चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें पहले वाले बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला कोई इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के बैटरी चार्ज होती है। वो चार्जर चाहे हम कहीं ना कहीं प्लग से लेके आ रहे हो या कोई भी सिस्टम से चार्ज कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है ना, 4 वोल्ट रहता है तो उसका चार्जर हम 5 वोल्ट का लगाते हैं। अब कभी कभी मार्केट में सस्ता वाला चार्जर भी मिल रहा है, वो 5.5 वोल्ट रहेगा,
है ना। तो हमें चाहिए 5 वोल्ट और वो 5.5 वोल्ट, यानी जल्दी चार्ज हो जाएगा। दुकानदार भी बेचता है कि इससे लेके जाइए, है ना, 100 ही रुपया में मिल जाएगा लेकिन जल्दी चार्ज करेगा। वो 200 रुपया में मिलेगा लेकिन उससे स्लो चार्ज होगा। तो हम लोग जल्दीबाजी वाला ले लेते हैं, जल्दीबाजी वाला चार्जर खरीद लिए कि 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट का लेंगे चार्जर, जल्दी चार्ज होगा। लेके आए घर, देखे जल्दी चार्ज भी हो रहा। तो जब जल्दी चार्ज होगा मीन्स ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है। और हमने पिछले क्लास से पढ़ चुका है कि ज़्यादा करंट सप्लाई करना यानी हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, H बराबर I²RT। तो ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है तो हीट ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी मोबाइल फ़ोन हीट करना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होता है कि जो चार्जर हम देखते हैं जल्दी चार्ज कर रहा तो मोबाइल फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता है, और जिससे कभी कभी मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में चलिए, तो ये चीज़ हो गया, समझ गए हम कि जब चार्ज कर रहे होते हैं तो हम हायर पोटेंशियल वाले किसी चार्जर से जोड़ेंगे तभी लोअर पोटेंशियल वाला बैटरी चार्ज होगा। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी का ईएमएफ जो है वो क्या होगा, बैटरी का ईएमएफ घट जाएगा, और ये क्या होगा, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो करंट उल्टा डायरेक्शन में बढ़ता है, तो E माइनस करंट। अब देखो पहले करंट ये इस तरफ बह रहा था जब सेल से धारा ले रहे थे, जब सेल को धारा दे रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो माइनस आई आर, जैसे है आर लिखेंगे तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो आंसर है इसमें बड़ा कौन है, तो E भी बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है, V बड़ा है। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो धारा ली जा रही है तब टर्मिनल वोल्टेज सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। कब, जब हम सेल को धारा दे रहे हैं। जब ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, जब दे रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब सेल से धारा ले रहे हैं तो क्या होगा, जब सेल को धारा दे रहे हैं तो क्या होगा, और जब सेल से कोई धारा नहीं ले रहे तब क्या होगा। तो तीनों में से किसमें कब बढ़ता है, किसमें कब घटता है और किसमें कब बराबर हो जाता है, ये अच्छी तरीके से समझा दिया गया। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप नोट्स बना रहे हैं, है ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं। चलिए, तो इसको आप उतार लीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, जब एक सेल को लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तब इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। एक सेल है मेरे पास और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो जैसे शॉर्ट सर्किट किए हम तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया और इसको सोल्व करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको हम एक पिछला इक्वेशन याद दिलाना चाहते हैं कि हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू V/R। तो अगर I का मान बढ़ जाए, अगर I का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो R का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर I का मान इन्फिनिट हो जाए तो R का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर I का मान बढ़ता है तो R का मान क्या होगा, घटेगा, और अगर I का मान घटता है तो R का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन होता है। तो I का मान अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो R का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यही घटना होती है शॉर्ट सर्किट में। तो जब हम सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो I बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट में I का मान 0 हो जाता है, I रहता है। एक रियल बैटरी में धारा प्रवाहित होती है लेकिन धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो R का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो I बराबर, अभी हम लोग इक्वेशन देखे थे, E/R प्लस R। अभी सेल पढ़ रहे थे तो देखे ना कि I बराबर E/R प्लस R। तो उसमें R का मान क्या हो गया, 0। R का मान 0 क्यों हो गया, क्योंकि जब हम सेल को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो R का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम मीन्स 0। तो R का मान 0
तो इक्वेशन क्या बना, I बराबर E बाई आर, यानी शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में I कैसे फाइंड करेंगे, E बाई आर से। R क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I क्या है, बहने वाली धारा, I बराबर E बाई आर। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I तो बहेगा E बाई आर, बट R क्या हो गया, जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। मीन्स जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो लोड जो होगा वो लोड जीरो हो जाता है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसको बनाते I इंटू जीरो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, जीरो। अब यहाँ पे कुछ लाइन लिख लेते हैं कि जब सेल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तब धारा प्रवाहित होती है, परंतु लोड रेजिस्टेंस जो है, यानी कि जो बाहरी लोड है वो लोड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लोड रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, लोड रेजिस्टेंस बाहरी लोड सब जीरो हो गया, अतः टर्मिनल वोल्टेज भी शून्य हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए तो आप इसको अब नोट डाउन कर लें। और दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, आप फिर से ध्यान से देख लो कि I अगर निकालना रहे तो E बाई आर प्लस आर करेंगे। जब शॉर्ट सर्किट हो, व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, जब शॉर्ट सर्किटेड हो, जब सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया हो, तब I, E और R में रिलेशन ये वाला होगा। इस रिलेशन से हम या तो I फाइंड करें, या तो E फाइंड करें, या तो R फाइंड करें। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लो कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और इसे भी शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तब प्रवाहित धारा 4 एम्पियर प्राप्त होता है, तब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, कमेंट में मुझे कमेंट जरूर करें आंसर को, है ना। सोना मोना बाबू के चक्कर में नहीं रहना है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। जितना जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस, उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, प्रैक्टिस मजबूत होगा, और आप जितना क्वेश्चन को बनाइएगा उतना आपका थ्योरी मजबूत होगा। तो बार बार हम कह रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा, इसको मोबाइल फोन में ही सिर्फ नहीं रहने देना है, कॉपी पे अच्छी तरह से नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसे शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है, तब प्रवाहित धारा 4 एम्पियर प्राप्त होता है। एक सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कितना धारा मिलता है, 4 एम्पियर। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फटाफट आंसर कमेंट करें। चलिए हम बनाते हैं। कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, धारा कितना प्रवाहित हो रही, 4 एम्पियर। जो भी डेटा है लिख लिए हम, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। अभी एक इक्वेशन लिखे थे, I बराबर E बाई आर, बोले थे कि जब शॉर्ट सर्किट रहेगा तो I E R में यही रिलेशन होगा, I बराबर E बाई आर। चलिए तो I का मान कितना है, 4 है, E का मान कितना है, 2। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो R को इधर लेके चले आते हैं, तो 2/4 यानी 0.4 × 5 0.5,
0.5 ओम आंसर हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.5 ओम। चलिए फटाफट कितने लोगों का आंसर सही गया था, ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.15। यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिए, आई बराबर इसमें है 2 एम्पियर, और सपोज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 1.5 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग बताएं, है ना। क्वेश्चन क्या है? वोल्ट मीटर का रीडिंग बताएं, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो क्वेश्चन है, फटाफट बनाइए। सेल से धारा ले रहे हैं या दे रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना है कि हम सेल को धारा दे रहे हैं या सेल से धारा ले रहे हैं। तो देखो सेल से धारा जा रही है, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल सेल से धारा जा रही है, कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर। तो जब हम सेल से धारा लेते हैं तो क्या इक्वेशन होता है? V E R में क्या रिलेशन होता है? तो आंसर है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यही होता है ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो चलिए V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V का मान निकालना है। E का मान 1.5 वोल्ट माइनस I का मान 2, R का मान 0.15। चलिए 1.5 माइनस 0.15 को 2 से गुना किए, 15 दूना 30, 2 अंक के बाद 0.03, है ना। अब 1.5 में से 0.3 गया तो 1.2 वोल्ट। तो V का मान क्या आ गया? 1.2 वोल्ट। अब देख भी रहे हैं, अभी हम बताए थे कि अगर हम सेल से धारा लेंगे, अगर सेल से धारा लिया जाएगा तब क्या होगा? तो आंसर है कि तब सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा रहेगा और सेल का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। तो देखो सेल से धारा ले रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5 वोल्ट है ना, लेकिन सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1.2 वोल्ट आया। तो 1.2 वोल्ट में 0.3 कौन ले लिया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.3 वोल्ट को खा गया, है ना। तो बचा कितना? 1.2 वोल्ट। तो हमको रीडिंग क्या मिलने वाला है? 1.2 वोल्ट। अगर हम बाहरी एक सोर्स लगा करके रीडिंग करेंगे, वोल्टमीटर लगा करके नापेंगे इसको, तो कितना वोल्टेज मिलेगा? 1.2 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया, 1.2 वोल्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सपोज ये 6 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 8 ओम है और ये 10 ओम है। हमसे पूछा जा रहा है, इसका नाम X है, इसका नाम Y है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि Y के सिरों के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बताएं। ये आपसे क्वेश्चन किया गया। चलिए फटाफट अपने से बनाइए एक बार। Y के सिरों के बीच टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। भी 6 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 8 ओम 10 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 8 ओम 10 ओम। चलिए क्वेश्चन है कि Y के सिरों के बीच वोल्टेज ज्ञात करें।
तो अभी देखो हम लोग यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर पढ़ लेंगे तो आई फाइंड करने में आसान हो जाएगा, बट अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े नहीं है, तो किरचॉफ के लॉ से हम किरचॉफ का दूसरा नियम से इसमें आई निकालेंगे, धारा निकालेंगे, है ना। तो चलिए हम इसका नाम रख देते हैं लूप का ABCD। तो लूप ABCDA में, लूप ABCDA में ये लूप मिल गया ABCDA। अब इस लूप में देखेंगे तो मान लो सपोज ये 6 वोल्ट से धारा बह रही, ऐसे धारा बह रही, आई धारा, तो आई इधर बह रही और हम चल रहे हैं A से B की तरफ, यानी -2I हो जाएगा। उसके बाद 8 ओम का देखेंगे तो आई इधर बह रही है, हम चल रहे इधर, तो -8I हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आई ऐसे चल रही है, हम ऐसे चल रहे हैं, और आई क्या है, ऐसे चल रही, यानी आई का डायरेक्शन इधर देखेंगे तो ऐसे, इधर देखेंगे तो ऐसे, यहाँ देखेंगे तो ऐसे, यहाँ देखेंगे तो ऐसे, तो आई का डायरेक्शन इधर है, बट हम C से D की तरफ चल रहे हैं, तो -10I इज इक्वल टू, अब देखेंगे तो इसमें क्या क्या लगा हो, तो हम चल रहे हैं A से B की तरफ, तो हायर से लोअर चल रहे हैं, तो -6 वोल्ट हो जाएगा, -6। उसके बाद देखेंगे अब हम लोअर से हायर चल रहे हैं तो +8 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 4 है। अब देखेंगे 10, 8, 18 और 2, 20, -20I इज इक्वल टू -6 + 4 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, I बराबर 2/20 यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, ये I का मान निकल गया। अब हमसे पूछा गया कि सेल Y के सिरों के बीच, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए कि सेल धारा ले रही या दे रही। तो अगर सेल धारा ले रही है तो हम V बराबर E + IR लगाएंगे, अगर सेल धारा दे रही है तो V बराबर E - IR लगाएंगे। दोनों फार्मूला भी पढ़े। तो देखना है कि सेल धारा ले रही या दे रही। तो हम देख रहे हैं कि चार्ज कैसे करते हैं, तो माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, और हायर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले से लोअर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले को चार्ज करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट। 6 वोल्ट का माइनस माइनस से कनेक्ट है, प्लस प्लस से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वोल्ट जो है वो धारा दे नहीं रहा बल्कि धारा क्या ले रहा है, मीन्स 4 वोल्ट वाला बैटरी जो है वो धारा ले रहा। तो ऐसे करके लिख लेंगे 4 वोल्ट की बैटरी धारा ले रही है, मीन्स चार्ज हो रहा है ना, यानी चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग नहीं हो रहा, चार्जिंग हो रहा। तो जब धारा ले रही तो V बराबर E + IR, E का मान 4 वोल्ट प्लस I का मान 0.1 और R का मान 8। तो V = 4 + 0.1 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, यानी V बराबर 4.8 वोल्ट। तो ये आंसर हो गया। Y के सिरों के बीच कितना वोल्टेज रहेगा, 4.8 वोल्ट। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए, जहाँ पे समझने में दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। ऐसी क्वेश्चन एक आपको दिया जाएगा होमवर्क के रूप में। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप घर से बना के लाइएगा, यानी बना करके मुझे कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन है, नाम रख दो इसका ABCD। यहाँ E1 है, यहाँ E2 है। E1 बराबर है 4 वोल्ट और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 1 ओम। E2 बराबर है 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्वेश्चन है प्रत्येक सेल के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, यानी सेम क्वेश्चन है, ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
तो आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप आंसर कमेंट करते हैं तब इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सचमुच कॉपी पेन उठा करके बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़ रहे हैं। जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपके पीछे, आप भी उतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो अपने आप से बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ है ना, हम तो याद ही हो गया या हमको समझ में तो आ ही गया, क्यों लिखें। तो इस तरह का कोई अपने अंदर बेईमानी या फिर सोच भी मत पैदा करें। जैसे बताया जा रहा है कि आप कॉपी पेज को उतारिए, नोट डाउन कीजिए, तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा और ये क्वेश्चन को बना करके आंसर मुझे कमेंट करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही है।